बहुत बड़े बने, इन सारी कामनाओं के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज बेसिकली हम क्लास 10th के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पढ़े हैं आप, पहले भी पढ़े हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। उस वही चीज है, थोड़ा सा इसमें ऐड होगा। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which allow electric charges to pass through it. Conductors are those materials which allow electric current, electric charges to pass through it. एग्जाम्पल इसके all metals are conductors, और नॉन मेटल्स में याद रखिएगा ग्रेफाइट इज कंडक्टर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स दोज मटेरियल्स which do not allow electric charges to pass through it are called insulators. इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा ड्राईवुड, माइका, प्लास्टिक, ETC। ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, ये हैं इंसुलेटर्स। और दो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होता है जिससे, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। क्लियर है? अब हम इस पर बहुत डिटेल्स नहीं जाएंगे। इसमें हम एक चीज बताएंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर में ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस होता है कि कंडक्टर से चार्ज का फ्लो हो जाता है और इंसुलेटर से चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन बना करके आपको बताएंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक current to flow through conductors। कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है जिससे कि कंडक्टर से हो करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या चीज होता है जिससे वो चार्ज को फ्लो होने ही नहीं देता, यानी इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर के फ्लो नहीं करता है। तो बेटा क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 281 आएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिस भी मटेरियल के, जिस भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहे
2 इलेक्ट्रॉन रहे, 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो these electrons are loosely bound to the nucleus and have tendency to get lost by the atoms. एटम उसको लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देते हैं, एंड सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर्स। तो क्या लिखेंगे कि conductors have free electrons and due to presence of these free electrons conductor allow electric current to flow through it. Silver is the best conductor, you know, नोट बना करके लिख लेना। Silver is the best conductor. कॉपर सिल्वर से थोड़ा सा खराब कंडक्टर होता है, बट जब दोनों के कॉस्ट को आप कंपेयर करेंगे तो कॉपर सिल्वर के अपेक्षा काफ़ी चीप होता है, इसलिए हम लोग वायरिंग कॉपर से ही कराते हैं, न कि सिल्वर से कराते हैं। इसके बावजूद कि सिल्वर की कंडक्टिविटी हाई होती है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है, फिर भी हम सिल्वर से वायरिंग नहीं करवाते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। समझ में आया? तो अब मेरा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट। तो इसको देखते हैं, व्हाट इज करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है। देखो बच्चों, किसी भी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, दिस इज ए कंडक्टर एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट आई। अगर मान लो कि ये तुमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो है, लेट द चार्ज फ्लो इज डेल्टा क्यू इन टाइम डेल्टा। तो डेल्टा क्यू टाइम में चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा टी, यूनिट टाइम में कितना होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो पर यूनिट टाइम किसी भी कंडक्टर से के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज का फ्लो हो जाता है दैट इज कॉल्ड करेंट। इसका सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, करेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge through any cross sectional area of a conductor is called current, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, यानी कि
क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा और उस एरिया से पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, देखो डेल्टा क्यू टाइम चार्ज इन टाइम डेल्टा टी, तो यूनिट टाइम में हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको क्यू बाई टी भी कहते हैं। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो I क्या है, करंट क्या है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके बावजूद इसको डायरेक्शन होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं मिटाते जा रहा हूँ, आप पॉज कर करके लिख लीजिएगा, वीडियो है इसमें हम जितना फास्ट चलेंगे क्योंकि आप तो पॉज करके लिख ही सकते हैं, तो हम बताने जा रहे हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी है, तो Q का एसआई यूनिट कूलॉम और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तो I का एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलॉम पर सेकेंड, कॉल्ड एम्पियर। इसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर, एम्पियर। तो एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन जानना जरूरी है आपको यहाँ पे, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखो, I इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाई टी। डेफिनेशन बनाना सीख जाओ, ठीक है। आप किसी भी क्वांटिटी का डेफिनेशन बनाने समय इसी चीज को फॉलो किया जाता है। आपने Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम रखा और T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड रखा, देन I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 बाई 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हुआ, 1 एम्पियर इज द करंट in which 1 coulomb charge flows through a cross sectional in 1 second, मतलब if 1 coulomb charge is flowing through a cross section in cross section in 1 second, in 1 second the current will be 1 एम्पियर। क्लियर। तो अभी करंट के बारे में इतना ही। अब करंट निकालने का, अच्छा यहाँ पर आपने Q बराबर फॉर्मूला लिखा ना, Q बाई टी, कभी दिया हुआ रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं N बाई टी, एक Q बराबर N होता है तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन, तो उसके आधार पे ये भी एक डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला बनता है I निकालने का, समझे। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या होता है, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करंट फ्लो is called electric circuit, the closed and continuous path of flow of current, flow of current is called electric circuit, is called electric इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ सिंबल यूज कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा। ये एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया और यहाँ पर आपने एक सेल लगा दिया, तो क्या होगा, करंट का फ्लो
होगा, तो करंट का फ्लो हुआ। ठीक है, जब इसको क्लोज करेंगे तब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम, देखो बच्चों, जब हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती हैं? सेल यूज हो सकता है, बैटरी यूज होता है, स्विच होता है, रजिस्टर यूज हो सकता है। रजिस्टर मतलब बल्ब हो सकता है, आप पंखा हो सकता है, फ्रिज हो सकता है। तो जब आप सर्किट बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का डायग्राम नहीं बनाते हैं, उसका सिंबल्स यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, जो जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही सर्किट डायग्राम कहलाता है। तो क्या लिखे? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट is called सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं? तो सिंबल्स के लिए आपको एनसीईआरटी बुक में बनाया हुआ है सिंबल, उसको फॉलो कर लीजिएगा। हम कुछ बता देते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। वेरियस सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं? तो सिंबल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पर लिखिएगा कंपोनेंट और यहाँ पे डालिए उसके सिंबल, कंपोनेंट और उसका सिंबल। तो कंपोनेंट में सेल देखा है, आप सुना है आपने? सेल देखा होगा, जो टॉर्च में पड़ता है, आपको घड़ी में लगता है, रिमोट में लगता है। तो सेल का सिंबल है ऐसा। ठीक है, ये आपका दो टर्मिनल होते हैं सेल्स में। दिस वन इज पॉजिटिव जो बड़ा वाला है, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। ये सेल का सिंबल होता है। दूसरा लिख लीजिए बैटरी। बैटरी का सिंबल क्या होता है भाई? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से अधिक सेल एक साथ लगा देंगे तो यू विल गेट अ बैटरी। दिस इज अ बैटरी। इसके बाद में वायर ज्वाइंट। कैसे वायर ज्वाइंट करते हैं? देखिए, दिस इज अ सिंबल ऑफ वायर ज्वाइंट। ठीक है, वायर क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं विदाउट टचिंग, बिना एक दूसरे को टच किए हुए क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका सिंबल ये। दिस इज द सिंबल ऑफ। इसके बाद फिर इसी चीज को कंटिन्यू करता हूं मैं। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है बताऊंगा। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी आप सिंबल जान जाइए। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होगा ये। रेजिस्टेंस हो गया ऐसे। इसी को हम रियोस्टेट कभी करते हैं, RHEOSTAT, रियोस्टेट। इसका एक और सिंबल होता है ऐसे। दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद में प्लग की, इसको हम स्विच भी करते हैं, प्लग की और स्विच। अब ये होता है ओपन मतलब
ऑफ ओपन, इसका सिंबल होता है ऐसा, ये रखी। और क्लोज्ड का सिंबल कैसा होगा, ऐसा ही होगा, बीच में डॉट लगा होगा। ये हो गया ओपन एंड क्लोज्ड स्विच। इसके अलावा होता है अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर का सिंबल, अमीटर एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसके बारे में अभी हम ओम्स लॉ के बाद चर्चा करेंगे। इसके बाद में वोल्टमीटर भी एक डिवाइस होता है जो कि दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्टमीटर कभी पोटेंशियल डिफरेंस बताया नहीं हूँ, इसके बाद में बताऊंगा। तो दीज आर द सिंबल्स, ठीक है। ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। इन सबको, अच्छा बल्ब भी एक होता है, बल्ब का सिंबल कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज द बल्ब। ये सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। चलिए, और नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हम पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका क्या महत्व है। देखिए पोटेंशियल का क्या महत्व है। जैसे आप वाटर का फ्लो देखें, पानी किधर से किधर बहता है, हमेशा ऊंचे जगह से नीचे जगह की तरफ फ्लो करता है। तो हाइट इज द क्वांटिटी विच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ द करेंट, कि किधर से किधर वाटर का फ्लो होगा। जैसे यहाँ पर आपने दो टैंक बनाया, ये दो टैंक बनाया आपने, ये टैंक खाली है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ड्रीम, इसमें पूरा पानी भरा है। और इन दोनों को आपने एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक पाइप लगा दीजिए, ये पाइप से कनेक्ट किया हुआ है आपने। अब क्या होगा, यहाँ पर एक टैप लगा दीजिए, ये मतलब क्लोजर है, इसको क्लोज किया हुआ है। जब आप टैप को ओपन करेंगे तो वाटर का फ्लो होगा। इधर से किधर होगा, ऑब्वियस है, इसमें से इसमें वाटर का फ्लो होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं होगा। ये वाटर इधर से आएगा, इसमें भरेगा, फिर ये घट करके जब दोनों का लेवल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इतना ही पानी बच गया, ऊपर खाली हो गया, ये खाली हो गया, नीचे में पानी बच गया। जब दोनों का लेवल बराबर हो जाता है तो वाटर का फ्लो रुक जाता है। इसी तरह से यूज होता है पोटेंशियल। दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, इसको डिसाइड कौन करता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। किधर से किधर होगा, इस बात को कौन डिसाइड करता है, इस पॉइंट के पोटेंशियल। कब तक होगा, इस बात को कौन डिसाइड करता है, इस पॉइंट के पोटेंशियल। समझे, यानी पोटेंशियल ही वो क्वांटिटी है जो कि डिसाइड करती है कि चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं होगा। होगा तो किधर से किधर होगा और कब तक होगा, इस चीज को डिसाइड करने वाला क्वांटिटी कौन है, पोटेंशियल। इसलिए पोटेंशियल के बारे में जानकारी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, ठीक है, कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द क्वांटिटी which decides the flow of current, यानी फ्लो ऑफ करंट को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, पोटेंशियल है।
जब आपको पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच मालूम रहेगा तब आप बता सकते हैं कि वो करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, किधर से किधर होगा और कब तक होगा। मान लीजिए जैसे ए का पोटेंशियल भी है, बी का पोटेंशियल भी है, बी सिंबल से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मान लो कि भी इज मोर देन बी, तो जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम VA टू VB। कब तक फ्लो होगा? टिल VA becomes equal to VA और VB इक्वल होने में कितना टाइम लगता है? अगर कोई सोर्स नहीं छूटा हुआ है तो इन नो टाइम दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब जरूरत क्या है ना। पोटेंशियल को आप डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का हम डेफिनेशन आपको लिखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। देखो बच्चों, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एक, मान लो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल है। ऑब्वियस है पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ इसके बारे में नहीं जानना है, 12th के बच्चों के लिए है ये, मतलब ये जो अभी सिंबल वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल आपको भी पढ़ना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है, अब इस चार्ज के सराउंडिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप नहीं समझ पा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आज समझिए कि इसके आसपास किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो उसका फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट से हमको चार्ज को मूव कराना है, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, यानी चार्ज को जब मूवमेंट कराना है इसके सराउंडिंग स्पेस में कहीं भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए तो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव होंगे नहीं। जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमारे द्वारा वर्क भी होगा। तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसका डेफिनेशन इन्फिनिटी क्या होता है? जहाँ पर कि इसका इफेक्ट 0 हो जाए, जो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, दैट इज द इन्फिनिटी। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से दिए हुए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसी चीज को मैं लिख देता हूँ, क्या? द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to given point is called electric potential of that point. It is a scalar quantity. Its SI unit is volt, ठीक है। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन अभी पीटी बताने के बाद बताऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको समझ में आया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, +1 चार्ज को, कूलम मान लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आया यहाँ तक आने में वर्क करना होगा। तो यही वर्क डन क्या हो जाता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? बच्चों आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा तो पॉज करके पीछे करके आप उस चीज को बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा समझने में तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो तक उस चीज को क्लियर कर देंगे। जब आप कमेंट में लिखेंगे तो जो भी समस्या आपको लग रही होगी उस समस्या को अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलो ये ऐसे भी ये पार्ट 1 होगा।
2 पार्ट में आप लोगों को दूंगा मैं इस चैप्टर को, और दूसरे पार्ट में फर्स्ट पार्ट का जो भी समस्या होगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में भेज दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम पोटेंशियल डिफरेंस बताने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग स्पेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। यहाँ का पोटेंशियल ए है और यहाँ का बी ए है और यहाँ का पोटेंशियल बी बी है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए माइनस वी बी होगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी होगा, पी डी बराबर। अब ये कैसे डिफाइंड होता है? ये वैसे ही डिफाइन होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क इन डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए ये मानिए कि 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है और ये मान लीजिए कि 20 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ वर्क, यहाँ से यहाँ तक आपने ले आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 100 माइनस 20 यानी आपको 80 जूल प्लस 80 जूल वर्क करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो बी बी माइनस बी ए माइनस 80 यानी यहाँ से यहाँ जाने पर वर्क डन क्या होगा? माइनस 80 जूल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप मूव किधर से किधर कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का और पोटेंशियल का डेफिनेशन याद करने में आपको बहुत का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। केवल इंफिनिटी के जगह पॉइंट लिख देना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, unit positive charge from one point to another point is called potential difference, is called potential difference। ठीक है। V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है वर्क डन बाई चार्ज मूव, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। फॉर्मूला याद रखिएगा, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। क्या इसका फिजिकल मीनिंग हुआ कि Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आया, वर्क डन हुआ, तो ये Q को लाने में वर्क डन W हुआ, तो यूनिट के लिए क्या होगा? W बाई। अब वोल्ट, 1 वोल्ट का डेफिनेशन, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होता है? सिंपल है, सिखाया था पिछली बार। W इज इक्वल्स टू 1 जूल रखो और Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। W is equals to 1 joule and Q is equals to 1 coulomb implies V is equals to 1 joule per coulomb called volt, called 1 volt। जूल पर कूलम्ब को ये हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा। ऑब्वियस है भाई, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट है तो डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट ही होगा। आप 40 रुपया में से 20 रुपया घटाओगे तो कितना बचेगा? 20 रुपया ही ना बचेगा, 20 आम तो नहीं ना बचेंगे। तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट था, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। अब 1 वोल्ट को डेफिनेशन डिफाइन करना हो तो क्या करोगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इफ
1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to other point, one point to another point, the PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं, PD विल बी 1 वोल्ट। लिख लो इसका, ये आपको हो गया वोल्ट का डेफिनेशन, 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो ठीक है बेटा, अब आप लोगों को हमको बताना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप, लेकिन एक दिन का आपको समय होगा, कल ही आपका अगला वीडियो अपलोड होगा, एक दिन में इतनी सारी चीज़ों को देख करके तैयार कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जो कमी आपको दिख रहा है उसको काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर ये दिक्कत आ रही है हमको समझने में। वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइएगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ। मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अभी शुरू किया हूँ, तो आप वीडियो की क्वालिटी पर जाने के बजाय कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। जो आपको कंटेंट में दिक्कत होगा आप हमको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। दूसरे अपने दोस्तों को बताने के लिए उसको शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब किए हैं या कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन नई वीडियो का पहुंचता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।